अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इकरा असलम। आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ना है कि हमने उसकी यूनिट्स कैसे निकालने हैं। लास्ट वाला लेक्चर अगर हम आपको याद हो तो हमने उसके अंदर लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने केसी के बारे में पढ़ा था। केसी इक्विलिब्रियम के अंदर इस्टेब्लिश होता है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली वो आपके पास रेशियो थी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो कल हमने जो है दो तरह की जो है वो देखे थे रिएक्शंस। एक तो हमारे पास सिंपल रिएक्शन था जिसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स यूनिटी थे, यानी वन नंबर ऑफ़ मोल थे, इक्वल नंबर ऑफ़ मोल्स कह सकते हैं, या फिर रिएक्टेंट के भी यूनिटी थे नंबर ऑफ़ मोल्स और प्रोडक्ट्स के भी यूनिटी थे, इक्वल थे। तो एज सच पावर्स उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई नहीं आई। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम पावर्स लगाते हैं। तो पावर्स हमने कंसंट्रेशन के ऊपर लगानी होती है। अब कंसंट्रेशन को हम शो करते हैं ब्रैकेट से, और कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास होता है मोल डीएम पर क्यूब। कंसंट्रेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्टिव मैसेज के नाम से पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की बात करिए कि मल्टीप्लाई करें, और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनकी कंसंट्रेशन का हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगा। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कोफिशिएंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो जितनी उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, उनका जो हमने प्रोडक्ट लिया ना कंसंट्रेशन का, तो हर एक की कंसंट्रेशन के ऊपर उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। टू द रेशो थी ना, एक ऊपर वाली बात होगी, अब नीचे वाली टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ द कोफिशिएंट। तो हमने क्या करना है? रेशो है, ऊपर हमने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट लेना है, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, नीचे हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। ऊपर भी अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो हम अगर वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो उसको हम पावर्स बना देंगे हर एक प्रोडक्ट के। अगर रिएक्टेंट्स में भी नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो हम उसकी कंसंट्रेशन की पावर बना देंगे। यूनिटी भी हम पावर के अंदर लिखते हैं, तो पावर अगर 1 हो तो उसे लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया है, वही है रेशो को हम डिवीजन के फॉर्म में शो करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करने का तरीका, इसका फार्मूला होता है केसी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की बात करिए, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। जो उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हमने उसकी पावर बना देना है। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ द कोफिशिएंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भी प्रोडक्ट ले लेना है, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको भी हम उसकी क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। फिर आ जाती है डिपेंडेंस। एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, पोजीशन डिपेंड करती है। पोजीशन और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस है। पोजीशन डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज होने से पोजीशन चेंज हो जाती है, कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज हो जाती है। लेकिन कांस्टेंट जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होने से होगा, टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर से ही कंसंट्रेशन चेंज होगी। यूनिट की बात कर लें तो बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब सेम क्वांटिटी की रेशियो हम लेते हैं तो हमारे पास अगर सेम क्वांटिटी की रेशियो हो तो हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसका यूनिट नहीं आता। डिपेंड करता है कि हमारे पास, अब यहाँ पे देखें ना, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट हो, सिंगल रिएक्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऊपर भी मोल डीएम पर क्यूब, नीचे भी मोल डीएम पर क्यूब, ये सेम रेशियो होगी ना, कंसंट्रेशन ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में डिफरेंस हो, यानी कि प्रोडक्ट्स लेट्स सपोज 3 बन रहे हैं या 2 बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास 4 यूज़ हो रहे हैं, तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जब डिफरेंस आ जाएगा तो उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात ये याद रखनी है कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो यूनिट कोई नहीं होता। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो यूनिट नहीं होता। अगर ऊपर दो प्रोडक्ट हैं तो नीचे भी 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। ऊपर 2 दफ़ा मोल डीएम पर क्यूब लिखेंगे, नीचे भी 2 दफ़ा मोल डीएम पर क्यूब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल डीएम पर क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऊपर 3 प्रोडक्ट है, नीचे भी 3 प्रोडक्ट हैं, तो ऊपर भी आप 3 दफ़ा मोल डीएम पर क्यूब लिखेंगे, नीचे भी आप 3 दफ़ा मोल डीएम पर क्यूब लिखेंगे, दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर 2 दफ़ा हमारे पास प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट हैं, नीचे हमारे पास 4 रिएक्टेंट हैं, 2 तो क्रॉस हो जाएंगे, 2 हमारे पास रिएक्टेंट 2 जो मोल डीएम पर क्यूब है वो क्रॉस नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, तो वो उसके यूनिट के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है।
तो जैसे मिसाल के तौर पे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, मैं आपको ऑप्शन, ये सेम क्वांटिटी है ना, मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए, एरिया को मेजर करने के लिए हम करते हैं ना, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, क्वांटिटी तो सेम है। अब देखें 2 मीटर क्यूब इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 1 मीटर यहाँ पे फिर भी रहेगा, उसको हम किस तरह शो करेंगे, मीटर इनवर्स। अगर हमारे पास होता मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, इसका कोई भी यूनिट नहीं आना था, आंसर 1 आना था। अगर होता मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तब भी हमारे पास आंसर क्या आना था, 1 आना था, यूनिट कोई नहीं आना था। तो कहने का मकसद ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट तब ही होता है जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर केसी का हमारे पास यूनिट नहीं होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के और रिएक्टेंट्स के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स के साथ मैंने कोफिशिएंट भी लिख दिया था कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे यूनिट निकाल के देखेंगे किसका सेम आता है, किसका कोई भी नहीं आता, किसी का जो है वो कोई ना कोई यूनिट होता है। ये देखिए अब हमारे पास H2I2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2HI, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो यूनिट इसका कोई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए इसको हमने एक ऐसे एक्सप्रेशन लिखा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की। यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट थे, तो इनकी कंसंट्रेशन का हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब इन एक्टिव साइज जो एक्टिव एसिड्स हैं उनकी जगह आप यूनिट लिख लें, मोल डीएम पर क्यूब, इसका भी मोल डीएम पर क्यूब, इसका भी मोल डीएम क्यूब, हर एक ब्रैकेट का मतलब होता है मोल डीएम पर क्यूब। उसके ऊपर जब पावर होगी उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये नीचे भी 2 हैं, ऊपर भी 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट इसका कोई भी नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लेकिन यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, N2 + 3H2 रिएक्शन 2NH3। रिएक्टेंट कितने, 3 + 1 4, प्रोडक्ट कितने, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बिकम डिफरेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। जब डिफरेंस आ जाएगा तब कोई ना कोई यूनिट होगा। कैसे, किसी का एक्सप्रेशन लिखा, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे, प्रोडक्ट एक था उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कोई नहीं हुआ, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा थे उसको उनकी कंसंट्रेशन का हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ले लिया। अब जो एक्टिव मैसेज थी, एक्टिव साइज आ रहा है, जो मैसेज थी, मैसेज को हमने क्या कर लिया, उसकी जगह हमने उसका यूनिट लिख लिया, मोल डीएम पर क्यूब। पावर को वैसे रहने दिया, अगर एक है, एक पावर होती तो एक रहने देते, 2 पावर हो गई तो 2, हम 2 के साथ उसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स है ना, तो ये मोल डीएम पर क्यूब। अब देखें यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे हमारे पास 3 और 1 4, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया 2-2 में। अगर आप डायरेक्टली कर लेते हैं अच्छी बात है, नहीं होता आसानी के लिए मैंने इसको सेपरेट किया 2-2 में। इसको हम इस तरह कर सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऊपर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे भी दोनों की बेस सेम थी तो 3 + 1 = 4। इसको मैंने खुद अपने आसानी के लिए आप लोगों को समझाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है। बेस दोनों की सेम थी, पावर दोनों की सेम है, 2 + 2 4, तो वही हमारे पास आ जाता है। कुछ हमने कोई ऐड नहीं किया, कुछ हमने उसके अंदर मूव नहीं किया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे ही वाला है, आपकी मर्जी, इसको इसके साथ कैंसिल करवा दें। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/मोल डीएम पर क्यूब का स्क्वायर। अब देखिए अब उस पावर को हमने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मोल स्क्वायर डीएम पर क्यूब था, इसके ऊपर पहले ही पावर थी, तो पावर अगर हमारे पास पावर के साथ पावर को करना होता है मल्टीप्लाई तो वो सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, अगर बेस उसकी नहीं है तो 2 × 3 = 6 - 6 आ जाएगा। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे मोल का स्क्वायर पॉजिटिव में था, ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। नीचे हमारे पास -6 था, ऊपर क्या हो जाएगा, +6। इस तरह हमने 2 केस देख लिए जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, उसके अंदर हमारे पास कोई यूनिट नहीं आया। सेकंड हमने केस देखा जिसके अंदर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के डिफरेंट थे, तो उसका वहाँ पे केसी का कोई ना कोई यूनिट आ गया। तो हमने किसी का यूनिट भी निकाल के बताना होता है। इसके अंदर मुने की जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम 9.1, सॉल्व किए हुए बुक के अंदर सिंपल सी है। उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे गिवन डेटा लिख के बता दिया जी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई 0.05 मोल डीएम पर क्यूब, आयोडीन की दी हुई 0.06 मोल डीएम पर क्यूब, हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई 0.49 मोल डीएम पर क्यूब, और हमने फाइंड क्या करना है, केसी। आपने क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, मोल डीएम पर क्यूब के साथ वो वैल्यूज़ लिखनी है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके अपने वैल्यूज़ निकाल लेंगे ऐसे।
ठीक है। उसके अंदर सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे मैंने यूनिट मेंशन की क्योंकि हमने पहले ही बात कर दी है कि हाइड्रोजन और डाइड वाला जो रिएक्शन होता है उसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं होता। सेकंड आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 9.2। उसके अंदर मैंने डेटा लिख दिया है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आपके पास 0.602 है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.420 है, अमोनिया की कंसंट्रेशन आपके पास 0.113 मोल DM/क्यूब है। इक्वेशन लिखी है, केसी का एक्सप्रेशन लिखा है। जब आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना आ जाएगा ना तो आप वैल्यूज़ ईजिली पुट कर सकते हैं। हमने वैल्यूज़ लिखी, साथ यूनिट लिख दिया। यूनिट लिखे ना लिखें, अगर आपको वैसे ही याद रह जाते हैं तो ओके, अगर नहीं याद रहते फिर आप साथ लिख लें। जिसकी जितनी जितनी पावर है उसको उसकी पावर के साथ हमने हैंडल किया। हमारे पास आंसर आया 0.286 मोल इनवर्स स्क्वायर DM6। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट आ गया, तो इसका यूनिट भी लिख दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9.3। यहाँ पे हमने केसी का एक्सप्रेशन या केसी के यूनिट या केसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अगर केसी की वैल्यू दी गई हो, अगर हमें केसी की वैल्यू दी गई हो तो हमने कोई और चीज़, या तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं या फिर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। होता क्या है बेटा, बेसिकली 3 तरह की चीज़ें होती हैं केसी के अंदर। केसी एक्सप्रेशन के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास केसी होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और केसी है, तो अगर इनमें से सारी वैल्यूज़ दे दी जाए, एक वैल्यू ना दी जाए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारी वैल्यू दे दी लेकिन PCl5 की कंसंट्रेशन नहीं दी। हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिख के केसी का एक्सप्रेशन देंगे। PCl3 की भी वैल्यू है, Cl2 की भी वैल्यू है, केसी की भी वैल्यू है। जिनकी वैल्यूज़ हमें नाउन है उसको एक साइड पर ले जाएंगे, जो अननाउन है उसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये हमने ले लिया। साथ में यूनिट लिखते हैं। यूनिट लिखते हुए ध्यान रखना है जो केसी का यहाँ पे यूनिट था मोल इनवर्स DM+क्यूब था। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना, मोल -1 मोल +1, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। -1 + 1 = 0। जब 0 आ जाएगा तो वैसी बेस ख़त्म हो जाती है। DM+क्यूब DM-क्यूब, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट का आंसर 0 आ जाएगा। पता चले इसको भी 0 कर दें। फिर पीछे हमारे पास ये वाला यूनिट बचा, ये यूनिट हमारे पास PCl5 का है। इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आया 11.7। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से बना तो कभी कभी मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, खैर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं मोस्टली। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन, और ये बताना होता है कि किस केस के अंदर हमारे पास यूनिट नहीं होंगे और किस केस के अंदर यूनिट होंगे। जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। जब डिफरेंट होंगे तब हमारे पास क्या होगा, उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट का वर्ड यूज़ किया गया है। अगेन मैं बता देती हूँ, कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।